नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। बिहार में चुनाव सिर पर है, लिहाजा सियासी सरगर्मी भी बहुत तेज है और दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो क्या वजह है कि इस चुनाव से ठीक पहले जो सबसे ज़्यादा नुकसान दिख रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल का दिख रहा है। जो दल बदल आप देखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे कि वो नाराज़ हैं, पार्टी छोड़ के वो जा रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड में। तो क्यों? गठबंधन में भी वही स्थिति हुई। आपने देखा कि हम गठबंधन से अलग हो गया, वो भी जेडीयू के पाले में, आरजेडी के कई विधायक जेडीयू के पाले में। ऐसा हो क्यों रहा है? जयवर्धन यादव जी उन्हीं विधायकों में से एक हैं, पालीगंज के विधायक हैं, आरजेडी से चुनाव जीतकर आए, पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के करीबी नेताओं में शुमार रहे, बिहार की राजनीतिक परंपरा में शामिल नेताओं में शुमार हैं। इनके दादाजी रामलखन सिंह यादव कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे। इनके पिताजी कांग्रेस से सांसद रहे, बाद में जनता दल से एमएलसी रहे, और अब ये जयवर्धन सिंह यादव आरजेडी से विधायक, लेकिन अब ये जेडीयू में हैं। तो ये पाला बदल आखिर हो क्यों रहा है? ऐसी क्या बात हो गई है आरजेडी में, राष्ट्रीय जनता दल में, कि राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायक नाराज हैं और वो जदयू में ही जगह तलाश रहे हैं। जयवर्धन यादव जी हमारे स्टूडियो में हैं। स्वागत है आपका जयवर्धन यादव जी। जयवर्धन जी, बात यह है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में चले गए। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो पार्टी सुप्रीमो परिवार के करीब है। आप लालू प्रसाद यादव के परिवार के करीब रहे। क्या ऐसी बात हो गई, कौन सी ऐसी नाराजगी हो गई कि आपने लालटेन का साथ छोड़ दिया? देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के करीब रहे हैं तो इसके कहने का मतलब ये होगा कि परिवार ही पार्टी है। तो वैसा मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल को अपने खून और पसीने से सींचा है। वो दल है, मेरा दल था, माफ कीजिएगा। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बनी 2015 के बाद से ही कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को मेरे यहाँ, मेरे क्षेत्र में खड़ा करके मुझसे प्रश्न करवाया गया या दल के शीर्षस्थ नेताओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया कि मतलब आपका नाम लेकर के, आपके पूर्वजों का नाम लेकर के आपको लगातार अपमानित किया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा। और विशेष तौर पे इस लोकसभा के बाद, ये जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं को धमकी दी जाने लगी, तरह तरह से उनका मजाक उड़ाने लगाया जाने लगा, मेरी निष्ठा पे प्रश्न किया जाने लगा, जो कि मुझे नागवार गुजरा। मैंने कोशिश की कि इस पूरे वाक्य को, विगत कुछ वर्षों से मैंने इस बात को लेकर के दल के शीर्षस्थ नेताओं को भी मैंने अवगत कराया था, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं लगातार इस बात को, बल्कि वो इससे अवगत भी थे, जिस तरह से मैंने अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जहां मूल कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, मैंने राजनीति की शुरुआत मैंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में की थी। लोग तब से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको धमकी दिया जाएगा, मुझको खुद को धमकी दिया जाएगा। कभी तो धमकी, माफ़ कीजिएगा, धमकी नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, तिरस्कृत किया गया है, अपमानित किया गया है, और ऐसे लोगों के द्वारा किया गया है जिनके तार सीधा राजद के शीर्षस्थ लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के ही लोग, तार वहाँ तक, कड़ी वहाँ तक जाती है, ये आप मान करके चलिएगा। मतलब आप नाराज इस बात से हैं कि आपकी उपेक्षा हुई, इस बात से आप नाराज हैं कि आपके पूर्वजों के बारे में शालीन टिप्पणी नहीं की गई? शालीन टिप्पणी, ऐसा माहौल बनाया गया, आपको लगातार गालियां पड़ रही हो, आप अपने शीर्षस्थ नेताओं के पास जाते हैं, आप बताते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है, आपकी निष्ठा पर प्रश्न किया जा रहा है, आपके पूर्वजों का नाम लेकर के, और आपके लोगों को धमकी दिया जा रहा है। नहीं, आपके पूर्वजों में मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव
जी के कद का कौन नेता है इस समय जो आपके मतलब दादाजी का नाम लेके कुछ बोल सके, टिप्पणी कर सके? अगर आप सोशल मीडिया के पन्नों को पलटेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक बार मेरा आपसे आग्रह होगा, जरूर जरूर मैं देखना चाहूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह की बातें चल रही थी, मेरे लोगों को धमकी दिया गया, मेरे समर्थकों को धमकाया गया, तो और मेरे सुनवाई नहीं हुई, दिल आहत हो गया, मन टूट गया। नेतृत्व से आप नाराज हैं? नेतृत्व से नाराजगी हुई, विशेष तौर पर नेतृत्व में जो शीर्षस्थ परिवार की प्रत्याशी रही हैं पाटलिपुत्र से, डॉक्टर मीसा भारती, उनसे मेरी नाराजगी रही है। क्या आपने तेजस्वी यादव जी से मिलने की कोशिश की, लालू प्रसाद यादव जी से मिलने की कोशिश की इस सिलसिले में? लालू प्रसाद यादव जी से मिलने की कोशिश मेरे पिताजी ने की थी, क्योंकि अमूमन मेरा संवाद उनसे, वो बड़े हैं मुझसे उम्र में, तो एक रिगार्ड रहता था उनके लिए, और हैं भी, बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे नेता रहे हैं। तो उनके पास मेरे पिताजी गए थे इन सब बातों को लेकर के, लेकिन भेंट नहीं हो पाई। तेजस्वी जी को मैंने अवगत करा दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिस चीज़ को रुकना चाहिए था, तो हमें ऐसा लगा कि जो चीज़ रुकेगी नहीं तो इसका मतलब कि दल ही हमारे लिए बेगाना हो गया। जब आप वाजिब शिकायत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये लगातार चलता रहा। ये स्थिति सिर्फ आपके साथ है आरजेडी में रही, या बाकी लोगों के साथ भी ऐसी स्थितियां हैं वहाँ? सर, पटना जिला में मेरा आग्रह है, आप एक बार इसको देखें। मैं सोशल मीडिया पे इसको थोड़ा सा, मतलब मीडिया एक सर्वे करे? सर्वे नहीं करे, सर्वे का मैं कौन होता हूँ आपको सर्वे के लिए बोलना, लेकिन एक बार सोशल मीडिया को दे ही सकते हैं ना। संभवतः जिस तरह से चल रहा है, जितने भी राजद के विधायक हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है पटना जिले में विशेष तौर पे, आप ये मान करके चलिए। तो ये मुहिम कौन चला? पार्टी के लोग ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं? पार्टी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है जिनकी पृष्ठभूमि, मतलब आप राजनीतिक पृष्ठभूमि मत कहिए इसको, जिनकी पृष्ठभूमि रक्त रंजित है, क्रिमिनल लोग, वैसे लोगों के द्वारा आपको प्रश्न किया जाता है और फिर आपको पूछा जाता है कि ये जवाब दो, वो जवाब दो। मतलब एक जो आप देखिए क्या है ना जयवर्धन जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात से कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी की कमान जिनके हाथ में है वो एक ऐसी मंडली से घिर गए हैं जो मंडली उन्हें गुमराह कर रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर ही काफी पावर सेंटर बन गए हैं। अच्छा। और पावर सेंटरों में जब आपस में तालमेल नहीं होता है, हाँ, तो ये होता है। अलग अलग पावर सेंटर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश, एक दूसरे का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्लैश करने लगता है, ये मान करके चल सकता है। तो ये जो है गुटबाजी बहुत हो गई है, और इसके टकराव के नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं। मुख्य मुद्दा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसी क्या मुख्य बात हुई जिसने आपको सबसे ज़्यादा आहत किया, सबसे ज़्यादा दुखी किया, और आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है? नहीं, लगातार परिस्थितियां बनती गई, रुकी नहीं ये। अच्छा, एक फ्लो चलता रहा करीब 1.5 साल से, तो ये फ्लो निश्चित रूप से चलता रहा। ये तो काफी लंबा वक्त था भाई, ये तो काफी लंबा वक्त था, और मुझे लगता है कि इस बीच निश्चित तौर पर कुछ कोशिशें तो होनी चाहिए ना कि भाई एक विधायक, भाई आप एक विधायक हैं, जनता के चुने हुए आदमी हैं, और वो अगर कुछ बात कह रहा है और वो बात ही शीर्ष नेतृत्व तो न सुने, 1.5 साल का वक्त तो लंबा होता है, निश्चित रूप से होता है। बड़ी उपेक्षा कहेंगे, तो ये उपेक्षा का ऐसा माहौल कैसे बनता गया? अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, तो नेतृत्व जानेगा, राष्ट्रीय जनता दल का। नेतृत्व की तरफ से कभी कोशिश नहीं हुई कि भाई जयवर्धन यादव से बातचीत की जाए, उन्हें समझाया जाए, मनाया जाए? नहीं, मनाने की कोशिश हुई थी, निश्चित रूप से हुई थी, लेकिन हम 1.5 साल से किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो सुनने को कोई तैयार नहीं था। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, और फिर अंतोगत्वा जब हो गया, जब मैंने तय कर लिया, तब आप बोलिए कि आइए मैं आपकी बात सुनता हूँ। जब आप कहीं कमिट कर चुके हैं उसके बाद फिर मतलब ये सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, तो नाराज जयवर्धन यादव ने जेडीयू को ही क्यों चुना? बाकी भी विकल्प थे बिहार में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपको कोई और विकल्प चुनना चाहिए, बस ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो चॉइस है उसमें जेडीयू ऊपर क्यों थी? देखिए, ये कहना मतलब
पुनरावृत्ति हो रही है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरी बात मानिएगा। मेरे क्षेत्र पर एक बार इस पे आप सर्वे कर ही लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे क्षेत्र पर, मुझ पर विशेष स्नेह प्यार रहा है। हमारे यहाँ जो भी सड़कों का निर्माण हुआ, लघु सिंचाई की योजनाएं हुई, कोर्ट जेल अस्पताल का निर्माण हुआ, उसके अलावा 3 बड़ी सड़कें आरसीडी के माध्यम से, पथ निर्माण के माध्यम से दिया गया है। कुछ योजनाएं लंबित हैं जिसमें निजी जमीन, जो कुछ टोले मेरे यहाँ हैं जिनको, जहाँ जमीन अधिग्रहित कर करके और तब उन पर सड़क का निर्माण होना है। कुछ काम बचा हुआ है, पालीगंज के बस डिपो का मामला है, वो मामला बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से आदेश दे दिया है कि इसकी तैयारी। मतलब आप इनके विकास कार्य से प्रभावित हुए? निश्चित रूप से। हाँ, आपको लगा कि चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हाँ। विकास का पहिया मेरे क्षेत्र में रुका नहीं, राजनीति अपनी करवटें लेता रहा। निश्चित रूप से। तो ये बात ठीक आप चुनाव के पहले समझ पाए? आप 1 साल पहले नहीं समझ पाए कि नीतीश सरकार विकास का काम कर रही है? दल के प्रति निष्ठा भी होती है, इसको समझिएगा। काम के लिए मैं अक्सर हाँ मुख्यमंत्री जी से मिलता था, लेकिन कोई मुख्यमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि अपना दल छोड़ दो। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी भी हुई हैं कि मतलब अब कैसे कहा जाए इसको, कि काम अगर रुका है तो काम को उन्होंने बढ़ाया है मेरे क्षेत्र में खड़ा होकर के। ये निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ। और जयवर्धन जी, हालांकि बड़ा ही कह सकते हैं पर्सनल क्वेश्चन है ये, कि आज जब आप हमारे स्टूडियो से निकले, या हो सकता है अपने घर जाएं, चाय पिएं, खाना खाएं, और उसके बाद अचानक रात में आपको लालू प्रसाद यादव जी का फ़ोन आए और वो कहें कि जयवर्धन तुम तो परिवार के बच्चे हो, आ जाओ, क्या करेंगे आप? मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब जब फोन आएगा तब तत्कालिक ही निर्णय लूंगा, लेकिन अभी आपने बोला है तो मैं आपको तत्काल जवाब दे देता हूँ। जब मैं एक जगह कमिट कर चुका हूँ, मेरे लोग जानते हैं, मैं अपनी ज़बान से फिरता नहीं हूँ। आप मुझे कोई कारण देंगे कि अपना रास्ता बदल लो, और लगातार कारण देंगे तो मैं निश्चित रूप से बदल लूंगा, लेकिन जहाँ जाऊँगा वहाँ निष्ठा से रहूँगा। मतलब बहुत देर हो चुकी है? देर, अब तो दल ज्वाइन कर लिया है जनता दल यू, मैंने तो अब ये प्रश्न कहाँ उठ रहा है? अब ये प्रश्न नहीं उठता है। अच्छा, एक और इधर चर्चा है, सोशल मीडिया का जिक्र आप ही कर रहे थे। तो देखिए, सोशल मीडिया का कोई संपादक तो होता नहीं, जिसको जो मर्जी लिख ले और छाप ले। जी बिल्कुल। लेकिन उसी पर एक चर्चा ये चल रही है कि भाई पालीगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी अपना दावा नहीं छोड़ेगी। अब जब से मैंने ये सुना कि भाई आप जेडीयू में जा रहे हैं और आपने ज्वाइन कर लिया, ये दोपहर बाद खबर आई, तो ये बात, ये सवाल मेरे मन में चल रहा था कि अगर बीजेपी वो सीट नहीं छोड़ेगी तब राजवर्धन यादव क्या करेंगे? जयवर्धन यादव, माफ कीजिए, जयवर्धन यादव। देखिए, चलिए इससे एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जनता दल यू मैंने किसी राजनीतिक लोग के लिए नहीं ज्वाइन किया है। जाना होता तो मैं भाजपा में चला जाता, ठीक है, लेकिन हाँ, जनता दल यू में मैं गया, मेरी निष्ठा है, मैं दल में गया हूँ, मैं दिल के साथ गया हूँ, मैं किसी लोग के लिए नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ सिटिंग विधायक हूँ। दल जिस तरह से मेरा इस्तेमाल करना चाहे। लेकिन जयवर्धन एक युवा विधायक हैं, और मुझे लगता है कि जयवर्धन जैसे युवा लोगों को विधानसभा में होना तो चाहिए। आपके लगने से लगता मुझे भी है, आप मान लीजिए, लेकिन ये दल के ऊपर निर्भर करता है। ये चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जयवर्धन जी हमारे साथ ही हैं। जरा इस चीज़ को समझें कि भाई कोई आदमी 10 साल, 12 साल, 20 साल किसी पार्टी, किसी नेतृत्व के साथ बिताता है, तो एक सम्मान का भाव तो उसके हृदय में रहता ही है ना। लेकिन उस सम्मान के भाव की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और जयवर्धन यादव जी हमारे साथ हैं, पालीगंज विधायक। आज ही इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ा है और जेडीयू का दामन थामा है। एक बात बड़ी अच्छी लगी जयवर्धन जी, जो आपने बहुत ही साफ लहजे में हमारे दर्शकों को बताई कि भाई आपकी नाराजगी किसी और से नहीं है जितनी नाराजगी आपकी मीसा भारती से है।
क्या ऐसी बात हो गई, क्यों मीसा भारती से इतनी नाराजगी बढ़ गई आपकी कि पार्टी छोड़ दी आपने? नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है, मैं दुखी हूँ, निराश हूँ। जिस तरह से मैंने मेहनत किया है उनके 2 लोकसभा चुनाव में और लालू जी के 1 लोकसभा चुनाव में, उसके बाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना, मैं दुखी हूँ, मैं नाराज हूँ। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा कार्यकर्ता था दल में भी। अमूमन आप मुझे गाड़ी पे नहीं, मोटरसाइकिल पे चलते पटना में भी खोज लेंगे। तो मतलब कैसे कहा जाए इसको, मैं दुखी हूँ, मैं निराश हो गया। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, आपके क्षेत्र में आपने बताया कि भाई मीसा भारती जी की जो गतिविधि है उससे भी थोड़ा दुख हुआ आपको, तो ऐसी क्या गतिविधि है? मैं गतिविधि आपको बता तो रहा हूँ। कुछ ऐसे लोगों को सामने ला करके खड़ा किया गया है जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। कुछ को दल ज्वाइन करवाया गया, कुछ को ये बताया गया कि तुम बोलो कि 12 साल की उम्र से मैं पोस्टर ही साटता था दल का। कुछ वैसे व्यक्ति जो कि भगोड़े किस्म के हैं व्यक्ति, अगर आप उसमें जाना चाहेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस से भगोड़े किस्म के निकाले हुए व्यक्ति हैं, वैसे लोगों को खड़ा कर दिया गया। एक माफिया, देखिए राजवर्धन जी, ये जो बात है ना, देखिए आप इस समय कौन सी ऐसी पार्टी है, जब मैं ऐसी सूची निकालने बैठ जाऊं, जिस तरह से आप साफ सुथरी राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें इतने साफ सुथरे लोग भरे पड़े हैं? तब तो ऐसी सूची निकाली जाए तो मुझे नहीं लगता कि जेडीयू भी ऐसे लोगों से खाली है। नहीं, देखिए, अगर नेतृत्व साफ सुथरा होगा तो मेरे ख्याल से जो धारा उससे बहेगी। ये बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है। वो मतलब नीचे लेवल से बात अब नेतृत्व तक पहुंच गई। नीचे लेवल मैं तो आपको बोला कि मैं शीर्षस्थ नेतृत्व तक अपनी बात मैंने पहुंचाई थी, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जहाँ मैं गया हूँ वहाँ का नेतृत्व शीतल है, निर्मल है, सुनवाई करने वाला है, न्यायप्रिय है, विकासशील है, इसलिए मैं वहाँ गया हूँ। अच्छा राजवर्धन जी, आप ने जब पार्टी छोड़ी तो ये आपका अकेले का फैसला था या बाकी कई लोग जिन्होंने हाल के दिनों में आरजेडी छोड़ी है और जेडीयू में गए हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ मिलकर आपने एक सामूहिक निर्णय लिया? नहीं, आप इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। नहीं, षड्यंत्र की बात नहीं, जैसे 3-4 मैं लोग नाराज हैं भैया चलो पार्टी छोड़ रहे हैं। जिस दिन मेरे लोगों को धमकी दी गई, जिस दिन कुछ व्हाट्सएप के एक तथाकथित देश प्रेमी व्यक्ति के ग्रुप में से मुझे दिखाया गया और जिस तरह से उसमें लिखा हुआ था, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन परिवार के लोगों का, जो राजद के शीर्षस्थ परिवार के लोग हैं, उनका नाम लिखा हुआ था, उनके प्रोत्साहन पे हो रहा था, ये स्पष्ट था उसमें। तो उसके बाद क्या हो रहा था, कुछ तो खुल के बताइए। अब ये देखिए, ये मतलब क्या कहा जाए इसको, संभवतः टीवी पे बोलना भी सही नहीं है। जो गाली है वो गाली ही है, देने वाले असामाजिक तत्व हैं, आपके पूर्वज को दे रहे हैं, आपके पिता को दे रहे हैं, और सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, क्या छोड़ने से पहले आपकी बातचीत लालू प्रसाद यादव जी के समधी, जिन्होंने अभी हाल में पार्टी छोड़ी है, उनसे भी आपकी बातचीत हुई थी? मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। वो मतलब संभवतः रिश्तेदार भी है मेरे, संभवतः क्या बिल्कुल हैं मेरे रिश्तेदार, लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। ये मेरा ही निर्णय था। अच्छा। जब मैंने ये सब देख लिया, मैंने फ़ोन उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। मैंने उनसे जो शब्द बोला मैं आपको बोल देता हूँ। मैंने बोला, सर आप मुझे अपने यहाँ जगह दे सकते हैं क्या? उन्होंने हामी भर दी और मैं चुपचाप वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। आगे के लिए क्या लक्ष्य तय किया है जयवर्धन जी आपने? आगे के लिए लक्ष्य तय किया है कि कुछ ऐसा काम करूं कि गालियां कम सुनूं, कम से कम वैसे लोगों से। देखिए आप जयवर्धन जी, एक बात साफ है भाई, आपका जो क्षेत्र है और आपका जो वोटर है, अगर वो आपको गालियां नहीं दे रहा है, मैं वोटर की बात ही तो नहीं इस कर रहा। लोकतांत्रिक खांचे में बाकी जो गालियां दे रहे हैं ना, सुनिए, मैं वोटर की बात ही नहीं उनको आप कर ये रहा। मान के चलिए कि वो आपके काम काज से असंतुष्ट लोग हो सकते हैं या आपकी लोकप्रियता से घबराए लोग हो सकते हैं, तो उनकी गाली को बहुत तवज्जो मत दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भविष्य को लेकर क्या सपने हैं आपके? पालीगंज के लिए
या बिहार के लिए या जेडीयू के अगर आप लिए? भविष्य पे जाइएगा तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत की है। विकास के पहिए को मैंने गति दी है। मैं ये अपेक्षा रखूंगा कि मैं ये काम करते रहूं, आजीवन करते रहूं। जिन लोगों ने मेरे परिवार को इतना नाम दिया, जिस धरती से मेरे दादा शेर बिहार कहलाए, हाँ। उसकी मैं सेवा करूं। मेरे लिए राजनीति कोई पेशा या शौक नहीं है। मेरे लिए राजनीति कभी पेशा या शौक नहीं रहा। मेरे लिए राजनीति समर्पण रही है, विकास के प्रति, अपने लोगों के प्रति। मैं वही करता हूं। जेडीयू में आप अपना भविष्य देख रहे हैं? जेडीयू में मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देख रहा हूं। आप देखिए, आपके दादाजी जिस विचारधारा के थे उसे हम कहते हैं भारत में मध्यम मार्ग समाजवाद। वो मध्यम मार्गी समाजवाद था। आपके पिताजी मध्यम मार्ग समाजवाद से वो हार्डकोर सोशलिज्म जो था, समाजवाद जो था, उस दिशा में आए। क्या जेडीयू में समाजवाद, हार्डकोर समाजवाद जैसी कोई बात आपको दिखती है? जनता दल यू की नीतियां मुझे पसंद है। जनता दल यू का कार्यशैली मुझे पसंद है। उनके नेता का विकास करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, कर्मठता, वो मुझे विशेष तौर पे पसंद है। उससे मैं प्रभावित हूँ, उसके सामने मैं समर्पित हूँ। इसको ऐसे ले लीजिए। अब देखिए जयवर्धन जी, अभी जो चीज़ें हमारे सामने हैं, कोरोना काल में ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई। बिहार, यूपी भी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नाम, तो बिहार उसमें शामिल है। ये चिकित्सा सुविधा के मामले में फिसड्डी राज्यों में से एक है, ठीक है। शिक्षा के मामले में फिसड्डी राज्यों में से एक है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि बिहार की स्थिति बद से बदतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि विकास के काम नहीं हुए, सड़क पुल पुली हमें भी दिख रहे हैं, लेकिन जो ये बाकी चीज़ें ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरियों के मामले में बिहार बेहद पिछड़ा हुआ है। रोजगार देने के, बाकी रोजगार, नौकरियों के अलावा बाकी रोजगार देने के मामले में ये सरकार बहुत फिसड्डी साबित हुई। हेल्थ सेक्टर को सुधार पाने में इस सरकार की नाकामी सब जानते हैं। एजुकेशन सेक्टर की हालत वही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, क्या सिर्फ सड़क पुल पुलिये हम इसी को डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं, सड़क पुल पुलिये को आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, और मेरे ख्याल से लोग भी नहीं कहेंगे। लेकिन लोग पिछले 15 वर्षों में अगर किसी पे आस्था जता रहे हैं और उस व्यक्ति की कार्यशैली को अगर हम देख रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो सामने विधानसभा चुनाव है, फैसला हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को अपनी पसंद, अपनी राय व्यक्त करने दीजिए। आप कह देते हैं फिसड्डी है, मुझे नहीं लगता फिसड्डी। मैं नहीं कहता हूँ ना। आप देखिए, आपकी सरकार के, देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मेरा थोड़ी है, भारत सरकार का है। एक मिनट बात को सुन लीजिए। इस स्टूडियो में 2 लोग बैठे हैं, ओपिनियन डिवाइड हो गया 50 और 50, ठीक है। सामने विधानसभा मेरा कोई चुनाव है, ओपिनियन इसको स्पष्ट हो नहीं जाने है। दीजिए। मेरा पेशा है आपसे सवाल पूछना, मेरा तथ्यों के आधार भरोसा, पर। मेरा भरोसा है। देखिए, अगर आप मतलब डेटा पे जाएंगे तो आप देख लीजिए आपके यहाँ पीएचसी की संख्या बढ़ी है कि नहीं, दवाई उपलब्ध हो रही है कि नहीं। 2005 से चलिए ठीक है, अभी वक्त कम है, फिर कभी आपको बैठाएंगे मुद्दों पर चर्चा के लिए। आपसे इस विषय में अब वक्त आपसे कम बात है। करना हाँ, चाहता हूं। अब वक्त कम है, और इसके बाद किसी कार्यक्रम में हम लोग अब इस पर चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयवर्धन यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राजनीति की नई पारी के लिए। बहुत बहुत आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। नमस्कार।